आज की कक्षा में बाबा नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। यूपीएससी के पाठ्यक्रम में बाबा नागार्जुन की 3 कविताएं हैं। अकाल और उसके बाद, हरिजन गाथा और बादल को घिरते देखा है। जितनी सारी कविताएं हैं उनमें यह सबसे छोटी कविता मानी जाती है। अकाल और उसके बाद मात्र 8 पंक्तियां हैं, इसलिए कविता याद है, नहीं तो पुस्तक लेकर ही आपको मैं पढ़ाता। देखा जाए, अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। दोस्तों, कविता का जो प्रथम अर्धांश है 4 पंक्तियों का, उसमें कई दिनों तक की आवृत्ति हुई है, और जो दूसरा अर्धांश है उसमें कई दिनों के बाद इसकी आवृत्ति हुई है। इस आवृत्ति से कविता में एक अलग सौंदर्य आ गया है। अकाल पड़ने पर क्या स्थिति होती है और घर में जब दाने आ जाते हैं तो परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं, इसकी चर्चा बाबा नागार्जुन ने बहुत बारीकी से की है। देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया, यहाँ चूल्हे का मानवीकरण भी है। चूल्हे का रोना, ऐसा प्रयोग हम लोग गांव में करते हैं, चक्की का उदास होना, चूल्हे का रोना। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, अर्थात घर में अन्न का अभाव था, खाना नहीं बना, तो चूल्हा रोया। चक्की रही उदास, चक्की जिस पर हम गेहूं पीसते हैं, आटा निकालते हैं, वह भी उदास रही। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास सोई रही। इसमें देखिएगा कि कुतिया जो है वह कानी है। कुतिया के भूख की केवल चर्चा नहीं है कविता में, उसकी विकलांगता को भी कवि ने बहुत बारीकी से देखा है। यहाँ कवि की जो संवेदनशीलता है मानवेतर प्राणियों के प्रति, वह भी उजागर हुई है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकलियां जो हैं भूख के मारे भीत पर, दीवारों पर गश्त कर रही हैं, और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहों की हालत भी शिकस्त है, उन्हें दाने नहीं मिल रहे हैं। तो प्रारंभ की 4 पंक्तियों में अकाल से संबंधित चर्चा है। अकाल पड़ने के बाद क्या स्थिति होती है, इस पर कवि की दृष्टि गई है। इसके बाद जब घर में दाने आ जाते हैं, तब देखिए, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। जब चूल्हा जला, उसमें आंच जली, तो धुआं उठा, तो भाव यह है कि खाना बनने लगा। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो घर भर की जो आंखें हैं चमक उठी। आंखों में चमक आने का क्या अर्थ है? खुशहाली आना। पूरा परिवार जो है खुश हो गया, कारण कि कई दिनों के बाद घर में दाने आए, खाना बना, तो धुआं आंगन से ऊपर उठा, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, माने कौवे भी अपनी पांखें खुजला रहे हैं। भाव यह है कि उनके अंदर भी
अन्न खाने की एक उम्मीद जग रही है, भूख मिटाने की उम्मीद जग रही है। ये तो संक्षेप में भावार्थ हुआ। दोस्तों, 1952 ईस्वी में रचित इस लघु कविता के कवि बाबा नागार्जुन ने अकाल की मार्मिक स्थिति तथा उसकी समाप्ति पर छाई खुशियों का वर्णन करते हैं। कवि का मानना है कि मनुष्य की सारी चेतना, सारी विचारधाराएं तभी प्रस्फुटित होती हैं जब उसका पेट भरा होता है। याद कीजिए, गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष बेनीपुरी का एक निबंध है कि पहले गेहूं तब गुलाब। गेहूं जो है उससे हम पेट भरते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं। उसके बाद गुलाब की आवश्यकता होती है, उसकी हम सुगंध लेते हैं, अर्थात अपने मानस को, अपने मस्तिष्क को एक ऊर्जा देते हैं, उसे परिपुष्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहली शर्त है कि हमारी भूख मिटे। तो बात सही है, भूखे भजन न होई गोपाला। तो ऐसी स्थिति में भूख का मिटना ही सबसे बड़ी बात होती है। कविता का सौंदर्य यह है कि जो भूख दिखती है वह सिर्फ मनुष्य की नहीं है, बल्कि उसके साथ उसके पर्यावरण में शामिल अन्य प्राणियों की भी है। यहाँ पर्यावरण कहीं से लाया नहीं गया है, प्रकृति कहीं से लाई नहीं गई है। भीत पर छिपकलियां जो गश्त कर रही हैं, सब घरों में छिपकलियां पाई जाती हैं। कौवे अपनी पांखें खुजला रहे हैं तो कोई नई बात नहीं है, कौवे आस पड़ोस में ही मिल जाते हैं। जो कुत्ते हैं वे भी अगल बगल ही रहते हैं। तो पर्यावरण जो है, जो प्रकृति है, वो कहीं से जबरदस्ती यहाँ नहीं लाई गई है, बल्कि विद्यमान है, पूरी प्रकृति साथ में है। अब कविता की जो सूक्ष्मता है उस पर हम बात करें कि मार्क्सवाद की धारणा है कि शोषित वर्ग को तब तक संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए जब तक शोषण और दमन की बुनियाद खंडित न हो जाए। आखिर अकाल क्यों है? आप क्या समझते हैं कि उत्पादन में कमी है? नहीं, उत्पादन में कोई कमी नहीं है। यहां वितरण मूलक समस्या है। सरकार के द्वारा जो भी सामग्रियां वितरित करने के लिए दी जाती हैं, तो वितरण करने वाले हमेशा ईमानदार नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में जो जरूरतमंद हैं उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, और जिन्हें जरूरत नहीं है उनका घर भर जाता है। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो मार्क्सवाद की धारणा तो यही है कि जो शोषित वर्ग हैं उन्हें संघर्ष का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शोषण और दमन की बुनियाद जब तक समाप्त नहीं हो जाती है तब तक उनका संघर्ष जारी रखना चाहिए। तो अकाल का मूल कारण जो है, मान लीजिए कि उत्पादन की कमी नहीं है, बल्कि वितरण मूलक समस्या है, वो अन्याय है एक तरह से। इसलिए इसका वास्तविक समाधान मुक्त बाजार तथा कालाबाजारी की उस संरचना को तोड़ना है जो गरीबों के लिए अकाल पैदा करके अमीरों की तिजोरी भरती है। किंतु कविता में कुछ दाने आ जाने से ही इतनी अधिक प्रसन्नता दिखाई गई है कि क्रांति की संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। शोषित वर्ग संघर्ष करता है और थोड़ा सा उसे मिल जाता है तो उसी में संतुष्ट हो जाता है, उसे पूरा नहीं चाहिए। कवि इसी विचारधारा को खंडित करना चाहता है कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, आप अपना संघर्ष जारी रखिए जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। जो शोषण करने वाले हैं उनका समूल नष्ट नहीं हो जाता, उनकी विचारधाराएं समूल नष्ट नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको संघर्ष जारी रखना है। तो बाबा नागार्जुन का दृष्टिकोण कुछ भिन्न है। वे विचारधारा से बंध कर कविताओं की रचना नहीं करते हैं। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, आप ध्यान दीजिए। कहते हैं बाबा नागार्जुन, क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। वे स्पष्ट करते हैं कि रोटी की जरूरत पूरी होने पर ही मार्क्सवाद समझ में आता है। जब कोई बहुत ही खुश है, उसका पेट भरा हुआ है,
चांद को देखता है तो चांद में उसे अपनी प्रेमिका नजर आती है। ऐसा वर्णन होता है, साहित्यकार करते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को 3 रोज अगर भूखे रहना पड़े, 4 रोज भूखे रहना पड़े, तो चांद को देखेगा ना, तो चांद उसको रोटी नजर आने लगे। तो भाव यह है कि पहली आवश्यकता है जनता की कि उसका पेट भरे, उसके बाद ही कोई बात समझ में आ सकती है। तो अकाल और उसके बाद कविता के माध्यम से कवि ने बतलाया है कि अकाल आने पर क्या स्थिति होती है। केवल मनुष्य पर ही उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, मनुष्य से हटकर जो अन्य प्राणी हैं वे भी उस प्रभाव की चपेट से बच नहीं सकते हैं। अकाल बहुत बुरी चीज है। अन्न के दाने का अभाव होना, अन्न का अभाव होना, किसी का भूखे रहना, तो इसका असर पूरी प्रकृति पर पड़ता है, पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। और जब अन्नाभाव समाप्त हो जाता है, घर में अन्न आ जाता है, तो खुशियां छा जाती है, सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, भूख मिटने की उम्मीद आ जाती है, दाने आने भर से भूख मिटने की उम्मीद नजर आने लगती है। तो देखा जाए दोस्तों, इस कविता के अंतर्गत कवि नागार्जुन ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसी स्थिति हमारे समाज में नहीं बननी चाहिए। बात तो बिल्कुल साफ है कि उत्पादन की कमी की वजह से तो अकाल नहीं आया है, जो वितरण मूलक समस्याएं हैं उसकी वजह से अकाल का प्रभाव है, दुष्प्रभाव है। राष्ट्रकवि दिनकर भी एक स्थल पर लिखते हैं कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर के सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक नहीं किसी को कम। हमारे समाज में शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकती है, खुशहाली तब तक नहीं आ सकती है जब तक सबको बराबर उसका हक नहीं मिले। जब सबको बराबर हक मिलेगा, सब सुख शांति से जिएंगे, तभी समाज में शांति स्थापित होगी। आप क्या समझते हैं कि आपके पास बहुत अन्न है, बहुत रुपये पैसे हैं, बहुमंजिली इमारत में आप रह रहे हैं, अगल बगल के लोग भूखे हैं, दरिद्र हैं, उनके पास अन्न का, वस्त्र का, सबका अभाव है, क्या आप चैन से सो सकेंगे? आपको हमेशा डर रहेगा कि इन मरभूखों की टोली कभी भी हम पर आक्रमण कर सकती है। इसके लिए आपको पहरेदारों की जरूरत पड़ेगी, अपनी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। तो आप भी तो अशांत हैं, सब कुछ भरा हुआ है घर में, लेकिन आपको शांति नहीं है। तो आपको शांति तब मिलेगी जब वे लोग भूखे नहीं रहें, अगल बगल वाले भूखे नहीं सोएं। अगर वे भूखे सोएंगे, कमी में रहेंगे, गरीबी में रहेंगे, तो आप भी चैन से नहीं रह पाएंगे। इसलिए दिनकर की पंक्ति तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है इस संदर्भ में। तो समाज में शांति तभी स्थापित होगी जब सबको उसका बराबर हक मिलेगा। ये अकाल की नौबत नहीं आएगी। और फिर अकाल के बाद कुछ दाने घर में आ जाने से जो संतोष झलक रहा है ना, वो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरे समाज में शांति चाहिए, तो आप क्या करेंगे इसके लिए कि जो भी इस समाज का हिस्सा है उसको उसका हक आप देंगे, हक देने से नहीं चूकेंगे। ठीक है, तो हम आगे भाषा, बिंब, प्रतीक पक्ष की बातें करेंगे, लय की बात करेंगे कविता की। तब तक के लिए शुभ विदा।